नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। चलिए सबसे पहले आपसे रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको आप अपने सामने देख रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में यानी जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो आप इनके नाम को जोर-शोर से सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। वैसे तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जनरली आप नाम पढ़ते होंगे, तो इनको आप कांग्रेस के साथ एसोसिएट करके पढ़ते होंगे कि ये कांग्रेस के अभिन्न अंग रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने उस समय यानी 1868 और 1969 के समय यानी 1868 1869 के टाइम पे उस समय की जो प्रतिष्ठित सेवा थी और आज के समय की जो प्रतिष्ठित सेवा है उसमें ये चयनित हो सके थे। हम बात कर रहे हैं आईसीएस सर्विसेज की, जिनको अभी आप आईएएस कहते हैं। इस परीक्षा को इन्होंने पास किया था, लेकिन वहां से इनको बाहर कर दिया गया ये कहते हुए कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है अपने एज को लेकर, वो जो डॉक्यूमेंट है इनकी एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो सही नहीं है, वो फॉल्स है। मतलब वो जो एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है, ये कहते हुए इनको हटा दिया गया था। और यही वजह रही कि जब सुनेन्द्रनाथ बनर्जी बेसिकली बाद में फिर जब कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस में शामिल होने के पहले इन्होंने जिस संस्था को बनाया, बाद में उस संस्था का जो विलय है वो कांग्रेस में कर दिया। तो चलिए और कुछ इनके बारे में जानकारी आपको बताएं तो देखिए, इनको ये इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हैं और इनको टीचर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र गुरु की उपाधि भी दी गई है। ब्रिटिश रूल को हटाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान। और फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने आईएनए बनाया था, जिसमें का एक उद्देश्य था यूनिटी लाना हिंदू और मुस्लिम में। तो और एक ये पॉलिटिकल एक्शन को डिटरमाइन करते थे। और बाद में जो जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस के भी ये फाउंडिंग मेंबर रहते हैं। पॉलिटिकल एवोल्यूशन को समझते जरा, इनका पॉलिटिकल एवोल्यूशन क्या है। तो इन्होंने जो है सपोर्ट किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 का रिफॉर्म है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको इन्होंने सपोर्ट किया और उसके बाद होता क्या है कि 1919 आते आते इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। केवल यही नहीं, कुछ अन्य जो उदारवादी नेता रहते उस समय के, जो उदारवादी विचारक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाते हैं। तो ये तो बात रही सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। देखिए ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण जिसमें वैसे भी मतलब जिसका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से ग्रीक और इंग्लिश पैटर्न्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद भी इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। चलिए आज हम देखते हैं समाचार मंथन में आज हमें क्या खास बात देखने दी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो कुछ दिनों से न्यूज़ में बना है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पे इस संगठन को लेकर न्यूज़ आई थी क्यूबा को लेकर के, कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो ऐसा कह रहा है कि क्यूबा को टेररिस्ट से निकालो। तो लगातार एक जो खबर बनी हुई है, एक संगठन बना हुआ है, वो है नैम, जिसको कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के समाचार मंथन में नैम की बात करते हैं। और नैम की बात करने के पीछे का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अभी हम इसको समझेंगे आगे, आप ये देखेंगे कि नैम की स्थापना में ही भारत का एक योगदान रहा है। तो भारत एक संस्थापक देश रहा नैम का, और नैम को आगे ले जाने में भी इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में नैम की समझ हमारे लिए जरूरी है कि क्या नैम उतना ही प्रासंगिक है, क्या नैम को खत्म कर देना चाहिए, अभी के टाइम में नैम कहाँ पे स्टैंड करता है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में नैम का क्या रोल है। तो जरा इन सब चीजों की डिटेल चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अ, देखिए, नोट्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा, आप जिसमें भी चाहें इसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो 5 लीडर्स हैं ये नाम के स्थापन करता है। इनको तो आप भली भांति पहचान रहे होंगे, आपके चाचा नेहरू। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कहाँ पे? बेलग्रेड में। संस्थापक नेता की बात करें तो यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज टीटो, जिनको टीटो कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और मिस्र के प्रधानमंत्री नासिर। इसे कहा जाता है नेहरू नासिर ट्रीटो, जो है साथ आते हैं और इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ घाना के राष्ट्रपति नाक्रूमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। तो जो 5 देश है वो साथ आ रहे हैं। कौन कौन से 5 देश है? नंबर 1 यूगोस्लाविया, भारत, इजिप्ट, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। तो ये 5 देश हैं जो इसके संस्थापन करता है। कौन कौन से हैं? पहला है यूगोस्लाविया, दूसरा भारत, तीसरा मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और आपका घाना। देखिए, ये जो पांचों नेता हैं ये उस समय उस स्थिति में बात कर रहे हैं जब दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। ये जो 2 भाग हैं ये दरअसल वैचारिक मतभेद को बताते हैं।
जहाँ एक धड़ा है ये उदारवादी सोच को समर्थन दे रहा है, तो वहीं जो दूसरा धड़ा है वो समाजवादी सोच को समर्थन दे रहा है। दोनों ही जो खेमे हैं उनमें चल रहा है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। तो इस कोल्ड वॉर के पहले ये जो देश हैं जैसे यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया, ये अभी नए-नए आज़ाद हुए हैं औपनिवेशिक दासता से। तो अब इन देशों को ऐसा लगता है कि भई अगर हमें युद्ध करना है या इस गुट में शामिल होना है तो फिर से या तो उदारवादी में अगर आप शामिल होते हो तो समाजवादी, और समाजवादी में शामिल होते हैं तो उदारवादी सोच से आप पूरी तरीके से कट जाएंगे। अब क्योंकि इनको तो डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए इनको जरूरत है कि इनको किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए इन पांचों नेताओं ने अपने विश्वास को मतलब एक एक साथ लेके आए और विकासशील देशों को शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी या पूर्वी ब्लॉकों की मदद नहीं करनी चाहिए। इस विश्वास के तहत इन्होंने इस गुट को बनाया। नाम क्या रखा? गुट निरपेक्ष। यानी हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं, हम निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये तटस्थ है। तटस्थ मतलब तो होगा कि हम कुछ भी बताएंगे ही नहीं। गुट निरपेक्ष का मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन विद लीस्ट इन्वॉल्वमेंट। मतलब हम जो है ऐसा तो नहीं होगा कि उस ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे, पर अगर कहीं गलत होगा तो उसके बारे में हम बोलेंगे हम तटस्थ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये 5 देश आगे आते हैं तो कई और जो देश है वो संगठन से जुड़ते जाते हैं, जहाँ पे कोई कुछ ऐसे देश जो ना तो सोवियत संघ से जुड़ना चाहते थे और ना ही अमेरिका से, तो वो सब इसी संगठन से जुड़ते चले जाते हैं। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो अफ्रीका के बांडुंग में हुआ था, इसलिए इसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अब मेन सिद्धांत, जैसे किसी भी संगठन से आप जुड़ते हो तो सबसे मेन सिद्धांत क्या होता है कि किन सिद्धांतों पर यहाँ पे जो है सदस्यता रखी जा रही। तो नाम के जो सदस्य हैं वो किसी बहुपक्षीय सैन्य संगठन का इनको हिस्सा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सदस्य राज्यों ने किसी भी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर ना करें। जैसे मतलब ऐसा ना हो कि फिर आप अगर नैम के भी मेंबर और किसी और देश के साथ आर्मी ट्रीटी कर रहे हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप नैम के साथ रहें, इसका मतलब फिर ये होगा कि आप किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे। तो ये कुछ सदस्यता शर्तें रखी गई। अब अगर हम आगे बात करें कि उस समय नाम ने कैसे प्रभावित किया या नाम का पॉजिटिव रोल क्या था, तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मतलब ऐसा तो नहीं था कि जब भारत आज़ाद हो गया तो दुनिया के सभी देश आज़ाद हो गए। सभी देशों को क्रमिक रूप से आज़ादी मिली। तो होता क्या है कि अगर नाम की सकारात्मक भूमिका की बात करें तो इसने अंततः जो औपनिवेशिक शासन है, औपनिवेशिक शासन के अंत को इसने बढ़ावा दिया। दूसरा अगर हम बात करें तो इसने अलगाववादी नीति का अंत किया, यानी नस्लीय भेदभाव की जो समाप्ति है वो नस्लीय भेदभाव की समाप्ति की इन्होंने वकालत भी की। फिर देखिए उस समय जब शीत युद्ध चल रहा था तो दुनिया में हथियारों की तरफ लोग बढ़ रहे थे और हर किसी को अधिक से अधिक जो हथियार है उन्हीं को अक्वायर करना था। लेकिन ऐसे समय में जो नैम है वो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। निशस्त्रीकरण का मतलब ये है कि नैम का ये कहना है कि भाई हम किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र को बढ़ावा नहीं देंगे। तो नैम ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। नए अंतर्राष्ट्रीय आदेश में देखें तो कई नई आर्थिक और सूचना प्रणालियों की स्थापना में भी नैम का जो योगदान है वो देखा जाता है। चलिए अब हम कुछ आगे चर्चाएँ करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे क्योंकि हम जैसे आपको बता रहे हैं कि नाम के उद्भव होने में या नाम के सामने आने में जो भारत है उसका प्रमुख योगदान है। हमने कहा कब से नेहरू, नासिर, टिटो, सुकर्णो और जो जो 5 नेता हैं तो उनका योगदान है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि इस संगठन ने भारत को कैसे मदद पहुंचाई। तो सबसे पहली बात करते हैं भारत की। तो नंबर 1 होगा सक्रिय भागीदारी। नैम का संस्थापक और सबसे बड़ा सदस्य, जितने भी सदस्य देश आप नैम में सुनते हैं उनमें भारत ना सबसे बड़ा सदस्य हुआ। और सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते भारत 1970 के दशक तक नैम के बैठकों में सक्रिय भागीदार भी था। वहां पे एजेंडा सेट करना कि मतलब कैसे कैसे हम क्या पॉलिसीज लेने वाले, तो जो सालाना या वार्षिक बैठक होती थी उसमें नैम ने प्रमुख भूमिका निभाई। यूएसएसआर की ओर झुकाव की बात करें तो देखिए भारत का यूएसएसआर की ओर झुकाव छोटे सदस्यों में भ्रम पैदा कर रहा था। अब आपको पता है कि जो यूएसएसआर है अभी इसको हम जो मतलब यूएसएसआर में पहले सोवियत संघ में पहले जो आपका यूक्रेन वगैरह है वो सब उसी के पार्ट थे। अब उसका जो मेजर पार्ट है वो रशिया में चला गया। तो होता क्या था कि इंडिया हमेशा से कहा जाता है कि यूएसएसआर एलाई रहता है और यूएसएसआर के तरफ हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी थे। इवन जो समाजवाद शब्द आपके प्रस्तावना में वो कहा जाता है कि यूएसएसआर से ही हमने लिया, पंचवर्षीय योजना हमने यूएसएसआर से ली। तो होता क्या है कि सब लोगों में ये लग रहा था कि भाई तुम यूएसएसआर से मिले हुए हो क्या, तुम तो हमसे कैसे किसी भी गुट में शामिल मत होना। तो इस तरह की जब चीजें हुई तो नाम थोड़ा सा कमजोर होने लगा और जो छोटे छोटे राष्ट्र उनको लगा जब भारत बड़ा राष्ट्र होके
यूएसएसआर की तरफ चल रहा है, तो हम क्यों ना यूएस और यूएसएसआर की तरफ जाएं। फिर होता क्या है कि यूएसएसआर टूट जाता है। तो जो दुनिया दो ध्रुवीय थी, जहाँ पे शीत युद्ध में दो विचारधाराओं के युद्ध हो रहा था, वहां पे एक ध्रुव तो पूरा टूट गया। तो इससे क्या हुआ कि भारत नई आर्थिक नीति और यूएस की ओर फिर झुकाव ने कूटनिरपेक्षता पर भारत की गंभीरता पर सवाल पैदा करना शुरू किया। 2016 की बात करें तो नाम शिखर सम्मेलन होता 2016 में वेनेजुएला में। जब 17वां नाम शिखर सम्मेलन हुआ तो यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया। अब इससे क्या होता है कि आपको इस संगठन को बनाया है प्रधानमंत्री ने, और अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री इसमें भाग नहीं ले रहा, इसका मतलब अभी जो भारत का नेतृत्व है वो नाम को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं है, इस तरह का मैसेज जाना शुरू हो गया। अब ये भी बात होने लगी कि जिस मुद्दे को लेकर के नाम बना था, तो नाम बना किस लिए था, जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी। अब तो ध्रुव है नहीं, तो जब ध्रुव नहीं है तो फिर हम इस संगठन को क्यों जिंदा रखें, इसको खत्म कर देना चाहिए। फिर आर्थिक एकीकरण की बात करें तो भारत अन्य नाम देशों ने उदार आर्थिक अवस्था में एकीकृत होकर उससे लाभान्वित होने लगे। हम कहीं ना कहीं और देशों से संबंध तो बना ही रहे, हम तटस्थता की बात करते, लेकिन आर्थिक रूप से हम बहुत सारे देशों से जुड़ने लगे। और एक और जहां नाम बात करता है निशस्त्रीकरण की, वहीं अगर आप देखें तो G20 सदस्य के रूप में भारत ने खुद को एक परमाणु हथियार शक्ति घोषित किया है। तो अगर आप खुद ही परमाणु हथियार शक्ति संपन्न है, और उसके बाद आप निशस्त्रीकरण की मांग कैसे कर रहे हैं। इसके बाद देखिए वैश्विक शक्तियों के साथ हमारा जुड़ाव भी है। फिर उसके बाद अभी क्या है, भारत मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर प्रयास कर रहा है, जो नाम के सिद्धांतों के बहुत करीब है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड। देखिए, अगर इस लेक्चर से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम पेज की आईडी है। यहाँ से जाके आप जो है लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को हम समाचार मंथन से जुड़े हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, तो आप शनिवार को मेरे पेज पे आके जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी नाम की क्या प्रासंगिकता है। तो नाम का जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था, मैंने आपको परिस्थितियों की बात की। अब क्या हमें इसको बंद कर देना चाहिए, कितना प्रासंगिक है नाम। सबसे पहली बात तो ये साउथ की आवाज मानी जाती है। साउथ की आवाज कहने का मतलब है तीसरी दुनिया। अब तीसरी दुनिया का मतलब कि ना तो ये विकसित हैं, विकासशील अवस्था में है, तो ऐसे लोगों की मतलब ऐसे देशों की एक आवाज बन सकता है नया, जहाँ पे तीसरी दुनिया ने साउथ जो नेशंस हैं उनकी जो बातों को अच्छे मंचों तक या बड़े मंचों तक या कहिए यूनाइटेड नेशन के मंचों तक पहुंचाया जा सकता है। फिर बहुध्रुवीय विश्व में स्थिरता, जहां उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में स्थिरता लाने में भी ये योगदान दे सकता है। फिर देखिएगा अभी लगातार जो है जिस तरीके से ड्रैगन राइज हो रहा है, ड्रैगन राइज करने का मतलब है चाइना लगातार बढ़ रहा है, तो सामूहिक सामूहिक आवाज उठाकर चीन के उदय को नियंत्रित करने में मदद करेगा। और ये एक ऐसा समूह हो सकता है जहां पे इंडिया एक लीडरशिप रोल को प्ले कर सकता है, और विभिन्न पृष्ठभूमि और हितों वाले देशों का ये एक अनूठा मंच है। और सबसे बड़ी बात कि इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन में मिला हुआ है, तो ये और ज्यादा समर्थन जुटाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकता है। अगर जहाँ पे हम कहते हैं कि यूएनएससी यानी जो परमानेंट मेंबर है संयुक्त राष्ट्र सभा में, उसमें नाम की भागीदारी, तो अब क्यों मतलब इंडिया की भागीदारी हो, क्योंकि नाम में इतने सारे सदस्य देश हैं, वहां से हम वो सारी बातें करके यूएनएससी में भी रिफॉर्म की बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाम से जुड़े हुए कुछ वर्चुअल शिखर सम्मेलन की। सबसे पहली बात तो वर्चुअल शिखर सम्मेलन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नाम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? जब कोविड था, तो कोविड के दौरान नाम जो समिट है उसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो मतलब था कि एक्चुअली गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर ये वर्चुअल मीट किया गया था। इसमें शिखर सम्मेलन में 30 राज्य प्रमुख और अन्य नेता शामिल हुए थे। और इसके वक्ता कौन थे? शिखर सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन जो काउंसिल है उसके महासभा के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको चेयर किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी की भागीदारी की बात करें तो इन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, और ये जो भाग था इनको इन्होंने वर्चुअली लिया था। तो जो मोदी जी वो 2016 और 2019 में शिखर सम्मेलन को छोड़ने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अब हम बात करते हैं भारत का क्या रुख रहा। देखिए सबसे पहले बात करें कोविड-19 के दौरान, तो भारत ने क्या किया था, किफायती दवाओं के लिए एक तो इंडिया फार्मेसी जाना जाता है कि जहाँ पे हमें सस्ती और किफायती दवाएं मिलती हैं। तो जो अभी 123 साझेदार देश हैं
जिनमें 59 नाम सदस्य हैं। इनको दवा आपूर्ति को भारत ने सुनिश्चित किया। भारत कोविड-19 के उपचार और वैक्सीन के विकास में अभी सक्रिय था। वैश्वीकरण के नए टेम्पलेट की आवश्यकता है। देखिए, भारत ने कहा कि कोविड-19 में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया। दुनिया को अधिक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की आवश्यकता है और इसीलिए विश्व व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधि होना चाहिए। कोविड के बाद दुनिया में निष्पक्षता, समानता और मानवता पर आधारित वैश्वीकरण के एक नए टेम्पलेट की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों की बात करें तो नाम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और डब्ल्यूएचओ से विकासशील देशों में स्वास्थ्य क्षमता बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है। और दुनिया में सभी के लिए स्वास्थ्य उत्पादों और प्रौद्योगिकी तक समान, किफायती और समय पर पहुंच जो है हो उसकी भी सुनिश्चितता की बात की गई है। अगर अन्य मुद्दों की बात करें तो देखिए, नैम के प्लेटफॉर्म से आतंकवाद, पर्यावरण, इन मुद्दों को भी उठाया जा सकता है। अब चलिए चलते हैं आगे की राह क्या हो नैम को लेकर। सबसे पहली बात तो इसकी इसकी संकल्पना को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि जिस लिए ये लाया गया था, अब ये जो रुख है वो बदल चुका है। ना तो दुनिया दो ध्रुवीय है, ना ही जो है अभी ऐसा है कि जो है क्या कहते हैं, भारत नया-नया है, भारत पुराना हो चुका है। तो अब ऐसे समय में क्या नैम जिस अवधारणा के लिए लाया गया था, वो जब अवधारणा ही बदल गई तो क्यों ना इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। हालाँकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में देखते हैं, जो आज की दुनिया में आवश्यक है कि जो देखिए, नाम एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन रहे या ना रहे, नाम एज़ अ पॉलिसी ज़रूर रहना चाहिए, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। और भारत की भूमिका की बात करें तो नेम एक ऐसा मंच है जहाँ भारत अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन कर सकता है और छोटे देशों के लिए बहुपक्षीय मंचों पर अग्रदूत बनकर ये प्रभावी रूप से नेतृत्व कर सकता है। वैश्विक मुद्दों पर सहमति लेने की बात हो तो वहां पे भी नैम एक हेल्पफुल संस्थान होगा। और अगर हम देखें चीनी दबाव के खिलाफ समर्थन यानी नैम मंच का उपयोग वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से चीनी दबाव के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक। अफ्रीकी एशियाई संबंधों को नाम के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। ये तो रही नाम की बात। अगर हम अपने यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के बैचेस की बात करें तो नीव बैच, जो कि इंग्लिश बैच है, शुरुआत हो रही 27 जुलाई से, 2 सालों का फाउंडेशन है। एनसीईआरटी कवरेज, वन टू वन मेंटरशिप, डेडिकेटेड डाउट सेशन, ये सारा आपको प्राप्त होगा। भिलाई ऑप्शन कॉर्निवल में इतने सारे ऑप्शन है, इसमें किसी से भी जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके उससे जुड़ सकते हैं। तो आज के समाचार मंथन को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल फिर से आपसे मिलना होगा समाचार मंथन के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका दिन शुभ हो।